चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट महारथी सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ आज प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन अमीषा वोरा मार्केट महारथी गेस्ट है हमारी। अमीषा, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका स्वागत है स्वदेश पे। अमीषा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, पिछले 2-3 दिन में कैसा रहा आपका ऑब्जर्वेशन बाजार का? एक बार तो मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत स्केयर बन गई, लेकिन बाजार ने काफ़ी मेच्योरिटी से उस फॉल को लिया, उसके बाद संभल के आगे बढ़ गया। आपका स्टैंड क्या है मिड कैप स्मॉल कैप पे? आपको लगता है वहां पे फ्रॉथ है वाकई, या स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना पड़ेगा, आप जनरलाइज नहीं कर सकते? देखिए, अभी मार्केट में लास्ट ये 3 या 4 महीने की तेजी में लोग इतना प्रॉफिट कमा कर बैठे हैं कि इतना जल्दी ये मोमेंटम बंद नहीं हो सकता। पर अगर आप देखोगे तो आज मिड कैप इंडेक्स इज एट अ सुपर प्रीमियम टू निफ्टी। निफ्टी अभी भी 10 ईयर एवरेज से 10% लोअर वैल्यूएशन पर है और 18 टाइम्स है, जबकि मिड कैप इंडेक्स उनके ईपीएस से ऑलमोस्ट 22 के मल्टीपल पर है। और आप जैसे देख रहे हो कि थोड़े थोड़े सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि ऑयल ने बाउंस बैक कर दिया है। तो 1992 इज अ बिग मूव फॉर ऑयल, ऑलमोस्ट 15% मूव। एल नीनो की वजह से काफी क्रॉप को नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन में बिल्ट इन हो सकता है या तो रूरल इनकम में इम्पैक्ट कर सकता है। तो मुझे, और ऑफ कोर्स अक्रॉस द सेक्टर्स आप देखोगे तो डिस्टिंक्शन चला गया है। आज लोग चाहते हैं कि मेरी कंपनी $1 बिलियन हो जाए, वो भी एक $1 बिलियन क्लब में एंटर करे, और ऐसे मोटिव से भी स्टॉक्स एंड प्राइसेस चल रहे हैं क्योंकि रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि इकोनॉमी सिलेक्टिवली अच्छे मोड में नहीं है, पर यहां से मिड कैप स्मॉल कैप में सिलेक्टिव होने का टाइम डेफिनेटली आ गया है एंड केयरफुल होने का भी थोड़ा टाइम डेफिनेटली है ये वैल्यूएशन से। बहुत अच्छी बात आपने बताई, सधी हुई बात। अमीषा, मैं आपके पड़ोस में एक बहुत बड़ी डील हुई है, ऑफिस के पड़ोस में भी और घर के पड़ोस में भी, रियल एस्टेट की, मुंबई रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं मैं। बॉम्बे डाइंग की 5,000 करोड़ रुपए की डील हुई है और बॉम्बे डाइंग बहुत चल गया। लेकिन मैं आपसे बॉम्बे डाइंग के बारे में नहीं, मैं आपसे मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियों के बारे में बात करना चाहूँगा। एक तरफ तो ओब्रॉयज और मैक्रोटेक्स ऑफ द वर्ल्ड है, लोधा, जो बहुत महंगे वैल्यूएशन कहे जाते हैं वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ एक दूसरा कैटेगरी भी है जो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट है, जिसमें सनटेक आता है, आपका अजमेरा आता है, मान इंफ्रा, बहुत सारे ऐसे दूसरे स्टॉक्स हैं मिड टियर। आपको कहाँ पे वैल्यू नजर आती है और आपका खुद का ऑब्जर्वेशन मुंबई रियल एस्टेट को लेके? तो हमारी रिसर्च ने अभी रिसेंटली एक्चुअली सनटेक पे बाय रिपोर्ट निकाला है। हमें ऐसा लगता है कि वो रियल एस्टेट प्लेयर है एमएमआर का, बैलेंस शीट में कोई लेवरेज है नहीं, कोई डेट है नहीं, और उनका जो मॉडल है जॉइंट डेवलपमेंट का मॉडल, और पर्टिकुलरली वो सेगमेंट्स में जहां पर लार्ज लैंड पार्सल है, मतलब कि एक बार अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट वहां डिलीवर किया, अच्छे से ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। उस तरह से उनके नायगांव में, गोरेगांव में बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस पे हम लोग बहुत ही बुलिश है। एंड माय एनालिस्ट इज रिसेंटली कम आउट विद अ बाय रिपोर्ट, और हमें लगता है कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी भी अभी फॉलो करते हैं, विच इज प्रोजेक्ट कंप्लीशन बेसिस, तो उसमें क्या है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं तो सडनली आपको दिखता है कि टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत अच्छे से आ गया, बट एनालिस्ट ट्रैक करते हैं कि उनका प्री सेल्स कितना है और कैश क्या जनरेट किया। तो इवन लास्ट ईयर जब प्रॉफिट कुछ नहीं दिख रहा था, उन्होंने 418 करोड़ का कैश जनरेट किया था। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी स्टॉक डेवलप हो रही है। एंड कमिंग टू इवन मुंबई ओवरऑल रियल एस्टेट सेगमेंट, जिस तरह से आपने कहा कि बॉम्बे डाइंग का भी डील हुआ, तो बॉम्बे रीजन में क्या है, पार्सल्स लिमिटेड है, तो किसी को लार्ज पार्सल्स मिलेगा तो वो 7 से 10 साल का भी व्यू लेके डेवलप करेगा। एंड अभी भी जैसे यहाँ पर थोड़े प्राइसेस बढ़ गए हैं, सेल्स भी इंप्रूव हुआ है,
और उसमें कहीं पर थोड़ा कंसोलिडेशन या स्लो डाउन आए, फिर भी अगर मीडियम टर्म व्यू लेंगे तो ये मार्केट बहुत ही अच्छा रहेगा। अमीषा जी, एक चीज़ हम और देखते हैं कि कई बार कमोडिटी वाले स्टॉक्स बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं क्योंकि उनका डिमांड और सप्लाई कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता है। आजकल ये दिख रहा है शुगर के अंदर, इससे पहले थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे टी वाले या चावल वाली कंपनीज के अंदर। ऐसा कोई कमोडिटी वाला सेगमेंट आपको लगता है कि जहां पर अभी भी वैल्यू और ग्रोथ दोनों बाकी है? देखिए, कमोडिटीज में ऑलवेज साइकिल रहता है, तो आपको साइकिल बहुत जल्दी एंटर करना पड़ता है। पर जिस तरह से अभी चाइना का करेंसी डिवैल्यू हुआ है, उसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टील पे डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इंपोर्ट पैरिटी प्राइसेस में फर्क पड़ जाएगा। एंड अभी भी जिस तरह से पूरा इंडिया का सीन है, डिमांड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट विल कंटिन्यू टू बी वेरी स्ट्रांग। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कमोडिटी में मुझे पार्टिसिपेट करना हो तो अग्री कमोडिटी की जगह पर, जहां पर वेगरीज ऑफ मानसून बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, आई वुड स्टिल पार्टिसिपेट एट दिस जंक्चर ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम, सो टू से, जैसे कि हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू हो गया, वुड बी अ बेटर बेट। ओके, ऑल राइट। मॉर्निंग अमीषा, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। आपसे लास्ट एपिसोड भी आपके साथ जो किया वो बहुत ही मज़ेदार था, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे वो। लेकिन इस वक्त आप बाजार में जो थोड़ा सा कॉशियस तो कर रही हैं, और होना भी चाहिए। आपने 2-3 बड़ी चिंताएं भी बताई जो बाजार इस वक्त इग्नोर भी कर रहा है। तो कौन से स्पेसेस या थीम्स हैं जिसमें पैसा अगर इन्वेस्ट किया है तो वी कैन सिट टाइट एंड वी कैन सिट राइट एंड सिट टाइट? देखिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं अभी भी ऐसा कहूंगी कि अगर 3 साल का 4 साल का व्यू लिया और थोड़ा कहीं पर पेन सहन करने का कैपेबिलिटी है, वो पेन में अगर बुक कर दिया प्राइस या स्टॉक तो लॉस हो जाता है। पर पेन सहन करने की अगर इतनी हिम्मत है तो मार्केट अभी भी बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। सम ऑफ द सेगमेंट्स विच वी वर लाइकिंग, हम अभी भी वही लाइक करते हैं, जैसे होटल सेगमेंट, कि उसमें ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगी, एवरेज रूम रेट भी बढ़ेंगे, और इतना बड़ा सप्लाई अभी भी नहीं आ रहा है। तो जैसे लेमन ट्री हो गया, शेले हो गया, ये स्टॉक्स 3 ईयर होराइजन में अभी भी बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। उसी तरह से अगर एक डिफरेंशिएटेड व्यू लेना है तो मुझे लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल जो आउट एंड डाउन है, तो वैल्यूएशन में इतना फ्रॉथ नहीं है। और एक कंटिन्यूइंगली गुड सेक्टर अगर देखना है तो बैंकिंग है, वेदर सम ऑफ द पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर। बैंकिंग में अभी भी बैलेंस शीट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि वो रिटर्न देकर जाएगा। अमीषा जी, मैं आपसे कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा, और वो है डिफेंस और रेलवेज। आपने बहुत शुरुआत में ये थीम पकड़ा था, मुझे याद है, और आपने काफ़ी अपने क्लाइंट्स को भी काम कराया, हमारे व्यूअर्स को भी आपने बड़ी मदद की थी डिफेंस और रेलवेज में अर्ली आइडियाज़ देके। अभी आपका क्या व्यू है? क्या वो थोड़ा अहेड ऑफ देमसेल्व्स चले गए हैं? क्या कॉशियस अप्रोच है? क्योंकि एक सेक्शन है बाजार का जो अभी भी डिफेंस और रेलवेज को चेज कर रहा है। क्या वो रिस्की काम कर रहे हैं? आपका क्या पॉइंट है? देखिए, डिफेंस स्टॉक्स में जैसे आपने देखा कि पॉलिसी रेजिम टोटली चेंज हो गया, उसके बाद इतना अच्छा ऑर्डर फ्लो है, तो ये सभी स्टॉक्स, अगर आप 26 का अर्निंग्स देखोगे, 27 का अर्निंग्स देखोगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग 3x 4x इंप्रूवमेंट आएगा। बट जैसे हम उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि इमीडिएटली नेक्स्ट 1 ईयर 1.5 ईयर में एक टेस्टिंग पीरियड रहता है सप्लाईज का, जो टोटल ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन में डिले करता है। डिले मतलब नेचुरली अकाउंटेड डिले। तो मार्केट, मुझे लगता है कि वो ओवरलुक करके इतना एग्रेसिवली ये स्टॉक्स बढ़ गए हैं कि यहां से मुझे लगता है ये डेफिनेटली कंसोलिडेशन में जाएंगे, या तो थोड़ा करेक्शन हो सकता है।
as I say, कि long term story is good, but sometimes market discounts things too much in advance. And if they are not very well prepared as to कैसे ये earnings pan out होगा, तो in between एक correction या consolidation phase आ सकता है. वो मुझे यहाँ पर लगता है कि एक possibility है. बहुत अच्छी बात बताई आपने। अमीषा जी, मैं आपसे फाइनेंशियल्स के बारे में बात करना चाहूँगा। एक तरफ तो बाजार के चहेते प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इंडसइंड, एक्सिस, आईसीआईसीआई। दूसरी तरफ पीएसयू बैंक्स हर साइज के, चाहे वो बीओबी, एसबीआई, वो भी टॉप आउट होकर साइडवेज चले गए, भले ही रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं आई, और मिड टीयर में तो एक अच्छा करेक्टिव फेज आ गया। प्योर अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो फाइनेंशियल किससे, कौन से हिस्से में आपको ज्यादा वैल्यू दिख रही है अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से? देखिए, मुझे अभी भी लगता है कि ऑन अ वेरी सिंपलर बेसिस और पोर्टफोलियो में कंटिन्यूसली रखना है तो आईसीआईसीआई बैंक अभी भी नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह का ग्रोथ है, आरओई है एंड सब्सिडियरी वैल्यू है, ये अभी भी इतना महंगा नहीं है। तो इसमें प्रॉफिट ग्रोथ की भी बहुत रीजनेबल सर्टेनिटी लग रही है, और साथ में थोड़ा बहुत री-रेटिंग का स्कोप है। और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में मैं देखूं तो ऑफ कोर्स एसबीआई कभी से परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, बट वैल्यू तो बिल्ड होते ही जाता है जब स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है। एंड एसबीआई की भी सब्सिडियरीज इतनी वैल्यूएबल है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट तो पोर्टफोलियो में परमानेंट सीट ये 2 स्टॉक को ही देनी चाहिए, आईसीआईसीआई और एसबीआई को। अमीषा जी, एक और सेक्टर है जिसको लेकर भारत की ग्रोथ के साथ सीधा सीधा कनेक्ट किया जा रहा है, वो है पावर सेक्टर। देखिए, पुरानी लेगेसी के साथ है, सरकार ने काफ़ी रिफॉर्म्स किए, कर भी रहे हैं ताकि उसको थोड़ा ठीक किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जिक्र नहीं है, लोगों को पता नहीं है। पावर का जब जब जिक्र होता है शेयर चलते हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे चुके हैं। आपको कोई वैल्यूएबल स्टॉक दिखता है अभी भी? है कोई जनरेशन स्टॉक भी है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक भी है, और मैं कहूंगी कि पर इक्विपमेंट स्टॉक्स विल बी द बेस्ट टू लुक एट। अमीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद समय देने के लिए और कई सेक्टर और स्पेसेस का नजरिया देने के लिए। जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी।